In today's class, we will start with your e-course project. I hope in the last class, what all we have discussed as a part of your legal GK or static GK was clear to all of you. Now, recently, an e-course project is being implemented. Okay, this particular e-course project is being implemented since 2007, जो कि पार्ट था आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. Now, this particular project, ये based है on the National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in Judiciary. So, this is the name of this whole project, जिसके लिए वो ला रहे हैं, ठीक है? This is full project on which it is based. Right? The name is that based on the National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in Judiciary. Basically, they are using ICT, Information and Communication Technology in Judiciary. कि जैसे आज की तारीख में because of COVID, उन्होंने बहुत जल्दी से adapt कर लिया है. There are proceedings which are going on electronically. इलेक्ट्रॉनिकली सारी proceedings हो रही हैं. But ये project वो कब से देख रहे हैं? Since 2007. The main objective, the main aim with which they came up with this project was to provide designated services to lawyers, litigants and judiciary. ठीक है कि भाई उन्हें सर्विस हुआ. आज की तारीख में कोई केस कभी दूसरी सिटीज में है, कहीं है कि आपने हाई कोर्ट में किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में करा, उसके बाद लॉयर्स को इधर से उधर आना पड़ता है, जाना पड़ता है. सो दिस पर्टिकुलर थ्रू दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इट विल हेल्प देम अ लॉट. ठीक है, क्यों ये हेल्प करेंगे, कैसे ये हेल्प करेंगे, ठीक है, वो सब है कि भाई उनका एम ये है, ऑब्जेक्टिव क्या वो लेके चल रहे हैं दिमाग में कि वो 2927 कोर्ट्स को they will be connected by high speed wide area network. ठीक है, उनसे उनको कनेक्ट किया जाएगा, जो प्रोसीडिंग्स है वो ऑनलाइन हो सकेंगे. तो दिस इज बेनिफिशियल, ये वो एम लेके चल रहे थे. इसकी अगर हम देखें कि दिस पर्टिकुलर ई प्रोजेक्ट जो है is currently being implemented in 2 phases. ठीक है, फर्स्ट फेज जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था बिटवीन 2010 टू 2015. ठीक है, जैसे आज की तारीख में जो लिस्ट है, कौन से केसेस कहाँ है, सारे जजमेंट्स हैं, आपको हाई कोर्ट की जो साइट है उस पे सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, नॉट जस्ट दिस प्रोसीडिंग्स, लेकिन कैसे है, कौन सा केस कब लगा है, केस का क्या जजमेंट आया, केस पेंडिंग है, ये सारी चीजें हमें कहाँ अवेलेबल है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की साइट्स पे ये सब कुछ अवेलेबल है. फेज 2 जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ बिटवीन 2015 एंड 20. ठीक है, और इसके लिए कितना पैसा लगा? 1670 करोड़. ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम क्या था? ठीक है, ताकि दे कुड प्रोवाइड टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज. ठीक है, कि विद इन टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, कब कौन सी चीज हो रही है, वो सब कुछ हमें पता चलता रहता है. तो इट इज अ टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज. नेक्स्ट इज उनका एम क्या था कि वो इंस्टॉल कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन कोर्ट्स. ठीक है, तो हम ये जो ई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मेन एम यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि जो ई कोर्ट जो है, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ये जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, किस दिन कौन सा केस लग रहा है, ये सब कुछ हमें थ्रू आईसीटी, थ्रू द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें बहुत इजीली अवेलेबल है. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये सब चीजों से, ई कोर्ट से क्या हो रहा है, ई कोर्ट से एक दे आर मेकिंग एन ऑटोमेट प्रोसेस एंड प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू इट्स स्टेक होल्डर्स. ठीक है, इससे जुडिशियल प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है. ठीक है, सो दैट दे कैन मेक दिस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एक्सेसिबल, प्रिडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट. आज की तारीख में जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं,
जो सब ऑनलाइन हो रही है, आप देख सकते हो कि कोर्ट ने क्या बोला, लॉयर्स के क्या आर्ग्यूमेंट थे और उसके बेसिस पे क्या जजमेंट आया। तो देर इज सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व। पहले जमाने में हम सोचते थे क्या कि कोर्ट जाके देखेंगे कि प्रोसीडिंग कैसे हो रही है, कोई नहीं सोचता। सिर्फ जो लीगल फ्रेटर्निटी है दे आर जस्ट मोर कीन की जाके देखें, बाकी और किसी को दूसरों को कुछ इससे लेना देना नहीं रहता है, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। बट आज की तारीख में अगर आप चाहें या कोई चाहे या किसी को कोई इंटरेस्ट हो कि नहीं हमें देखना है, दे कैन सी दोज प्रोसीडिंग्स। ओके, एंड दिस project, this full project of e-courts project is funded by Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice ने ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फंड किया है। तो ये है आपका e-courts पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने बताया है। अब ये जो e-court प्रोजेक्ट है ये कंसेप्चुअलाइज कहाँ किया गया था? ये कंसेप्चुअलाइज किया था आपकी नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी। ये पूरा नाम है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, बाय चांस आ गया तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इस पॉलिसी को सबमिट किसने किया था? इस पॉलिसी को सबमिट किया था ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी को सबमिट किया था, ठीक है। कोविड-19 की वजह से सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, वो सब कुछ हमें पता ही है, ठीक है। अब इन्होंने बता रखा है कि ई कोर्ट है क्या, ठीक है। तो ई कोर्ट्स क्या है? दीज आर यू कैन से और इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, ठीक है, जहाँ पे जो मैटर्स हैं, जो लीगल मैटर्स हैं, ठीक है, वो जजेस के सामने पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटराइज्ड कोर्ट्स, ठीक है। ई कोर्ट्स में क्या होगा? जो लिटिगेंट्स होंगे, जो वकील होंगे, वो अपनी प्लेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आज की तारीख में हम कोर्ट में जाके फाइल कर रहे हैं वो सब कुछ। अब क्या होगा? जो आपकी प्लेंट है, जो आपकी आप पिटिशन फाइल कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, उनका स्टेटस आप ऑनलाइन देख सकते हो केस का, ठीक है। कोर्ट फीस जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से रिलेटेड एग्जांपल दूं जो आप लोग करके देख सकते हो, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, सब चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो, वो पूरी ऑनलाइन चली गई है कि आपको क्या ग्रीवियंस है, किस बारे में आपको पिटीशन फाइल करनी है, ये सब कुछ आप खुद करके देख सकते हो ऑनलाइन। ये आप लोग अपने लिए प्रैक्टिस के ग्रुप में भी कर सकते हो कि अच्छा ये सब चीजें सच में हो रही हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट पे कोई भी डिस्प्यूट है तो आप अपनी इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि अब जो कोर्ट्स हैं वो अफोर्डेबल हैं टू ऑल दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पहले क्या होता है, कोई गांव में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोर्ट की एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या है, यू आर जस्ट अ क्लिक अवे, आपने अपनी पिटीशन सब कुछ क्या हुआ, ऑनलाइन फाइल कर दी, ठीक है। इससे क्या होगा, लिटिगेशन जो होगा फास्टर होगा, ठीक है। कोर्ट में इतने सारे केसेस लगे होते हैं, कई लोग सिर्फ डेट लेने के लिए आए होते हैं और ये सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है। और ये जो ई कोर्ट्स का जो पूरा एक्सपीरियंस है ये पर्सनलाइज हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा। जो लोग इससे अफेक्टेड हैं, जो लोगों को दिक्कत है, वो अपनी चुपचाप अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब इसके चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? प्रॉब्लम क्या आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में अभी इतना ई कोर्ट नेटवर्क और ये इंटरनेट वगैरह इतना फास्ट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, कहीं किसी ने हैक कर लिया, क्या आपकी डिटेल्स चली गई, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ओके, देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द लिटिगेंट्स, ठीक है, क्योंकि लिटिगेंट्स जो है उनमें अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है ये ई कोर्ट के कॉन्सेप्ट को लेके कि वो ई कोर्ट जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दिस इज योर ई कोर्ट। I hope it is clear to all of you. Any problem to anyone in this system of e-courts? E-courts में किसी को कोई भी problem? You can go through this. और अगर किसी को कोई भी problem है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, I hope there is no problem to anyone. ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट,
चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, ठीक है, ये सबसे पहले अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है। कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि इस समय रिसेंटली चाइल्ड फ्रेंडली स्टेशन कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? पुणे में हुआ है। ठीक है, और इसकी जो गाइडलाइंस है वो किसने प्रोवाइड की है? वो प्रोवाइड की है NCPCR, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स ने इसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। और अभी रिसेंटली कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? पुणे में हुआ है। अब ये क्या कैसे काम करेगा? ठीक है, ये काम करेगा, इट विल वर्क टुवर्ड्स द कैरेक्टर बिल्डिंग अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, कि उनके दिमाग में पहले समझाएगा कि पुलिस है, ये एनिमीज नहीं है, ये आपके दोस्त हैं, ये आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं आपके टीन्स के जो बच्चे होते हैं 13-14 साल से लेकर 18-19 साल तक के बच्चे, उनके लिए है, ताकि वो जुवेनाइल क्राइम्स को प्रिवेंट कर सके। जो बच्चे इसमें फंस जाते हैं, जो जुवेनाइल होते हैं, दे आर नॉट इवन 18, उनकी मदद कर सकें कि भाई वो इन सब क्राइम वगैरह में ना फंसे, उनको बचा सके। इवन अगर हम बात करें लॉ की, कोर्ट्स की, तो बच्चों को तो कोर्ट भी जो है वो सजा नहीं देती है। ठीक है, बच्चों को कोर्ट भी सजा नहीं देती है, वो जुवेनाइल है तो उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने कहा है कि ये चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया है, और बता रहे हैं कि जो पुलिस है वो आपकी एनिमी नहीं है, वो आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए है। ठीक है, ताकि ये परसेप्शन क्रिएट हो सके। और एम क्या है कि जो जुवेनाइल क्राइम्स हो जाते हैं, जो ये बच्चे क्राइम कर देते हैं, उन्हें हम रोक सके, चाइल्ड रिफॉर्म्स ला सके। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ चाइल्ड फ्रेंडली स्टेशन अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ पुणे में। इसकी गाइडलाइंस किसने प्रोवाइड की? इसकी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की है नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। अब अगर इसके की फीचर्स देखें, ठीक है, ये क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगी एक अप्रोच फॉर दी रिहैबिलिटेटिंग चिल्ड्रन इन नीड। जिन बच्चों को अभी जरूरत है, जिनके माइंड्स करप्ट हो चुके हैं या कोई गलत संगति में चले गए हैं, उन्हें हम रिहैबिलिटेट कर सके। ठीक है, एक रूम होगा दैट विल बी डिजाइन फॉर चिल्ड्रन, जो पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट कर सकते हैं केसेस को, कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है या उन्होंने कुछ गलत देखा है तो उसके बारे में वो बता सके। जनरली कुछ बच्चों को पता भी होता है कि ये सब गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है या किसी और के साथ गलत हो रहा है, बट वो आके बता नहीं पाते क्योंकि वो डरते हैं कि भाई पुलिस है, पुलिस के पास कौन जाएगा, ये सब। ऑब्जेक्टिव ये है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, ठीक है, जिससे बच्चे भी आके केसेस रिपोर्ट कर सकें विदाउट एनी फियर। ठीक है, और उनका इनिशिएटिव ये है कि वो ये सब डर बच्चों में से, पब्लिक के अंदर से हटा सके। ठीक है, और इससे क्या मदद मिलेगी? कोई भी बच्चा जिससे ऑफेंस कमिट हो गया है, ठीक है, उसको भी मदद मिलेगी रिहैबिलिटेट करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को रिफॉर्म करने की। दिस इज बिकॉज चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो हैं वो इंश्योर करेंगे that the repeated offenders in the nearby communities are not engaged in क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज ना हो, जो नियर बाय कम्युनिटीज में है, जो रिपीट ऑफेंडर्स में, उनसे वो दूर रहें, अलग रहें, उनको समझ आए कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, और ये जो ऑफेंडर्स हैं, जो जिनसे क्राइम हो गया है, वो हेल्प करेंगे पुलिस को टू प्रिवेंट द क्राइम। अब जिन बच्चों से क्राइम कमिट हो गया है, वो भी आगे जब पुलिस वालों को बताएंगे कि ये क्राइम कमिट हुआ, वहां लोग इन्वॉल्व थे, वो ग्रुप्स की वजह से हम उसमें फंस गए, तो इससे पुलिस को भी मदद मिलेगी कि उन ग्रुप्स को जाके वो पकड़ सके। Now the Hope for Children Foundation is to train the police on child friendly mechanism. ठीक है, इसमें पुलिस को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें भी अपने आप को थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें पुलिस वालों की लैंग्वेज हुई थोड़ी सी वैसी होती है जिससे बच्चे डर सकते हैं, तो उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो कुछ इस तरीके से बात करें कि उनसे बच्चे ना डरे। चाइल्ड फ्रेंडली
पुलिस स्टेशन जो है हैज बीन established by complying the जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक एक्ट है, ठीक है, जो डील करता है विद द क्राइम्स व्हिच हैव बीन कमिटेड बाय जुवेनाइल्स। उसके अंदर दे हैव केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। उसमें वो आए थे कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो होते हैं वो सेटअप होने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें मैंडेटरी है कि देयर शुड बी अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और उसके अंदर बताया गया है कि जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है उसे एक ग्रांट मिला हुआ है फॉर द स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है वो मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी फॉर द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो रन करता है बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें पूरा जुवेनाइल जस्टिस से कि जो जो जुवेनाइल से जिनसे क्राइम हो जाता है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ बात हुई है। अब ये जो जस्टिस बोर्ड कह रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो कह रहे हैं, ठीक है, ये एक जुडिशरी बॉडी है, ठीक है, टू विच द चिल्ड्रन हु हैव कमिटेड क्राइम आर ब्रॉट। ठीक है, वो बोर्ड उन बच्चों से डील करता है जिनसे कोई क्राइम कमिट हो गया है। ये एक सेपरेट कोर्ट है फॉर जुवेनाइल्स। ठीक है, इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं और 2 सोशल वर्कर्स होते हैं जो उन बच्चों से डील करते हैं जो अभी 18 साल के नहीं है और जिनसे कोई क्राइम कमिट हो गया है। ठीक है, देन देयर इज अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी कमिटीज जो है वो सेटअप करनी चाहिए एंड दीज कमिटीज हैव द पावर कि वो केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं फॉर द प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ताकि वो देख सके, वो बात कर सके, वो चिल्ड्रन के वेलफेयर के बारे में सोच सके कि अब जिन बच्चों से क्राइम कमिट हो गया है उनकी जिंदगी ना बर्बाद हो, उनके दिमाग जो करप्ट हो गए हैं हम उन्हें कैसे सही कर सकते हैं। ये जो एक्ट है अभी रिसेंटली अमेंड हुआ था। ठीक है, ये अमेंड क्यों हुआ था? सो दैट दे कैन प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर अडॉप्शन ऑफ एन ऑर्फन और एन अबंडेंट चाइल्ड। ठीक है, माइनर जो है जो कि बिटवीन 15 एंड 18 है, ठीक है, उन्हें एडल्ट्स के तरह ट्रीट किया जाए इन केसेस ऑफ हीनियस क्राइम्स। क्योंकि हम सब जानते हैं निर्भया के केस के अंदर एक जो पर्सन था who has done the heinous crime, who was actually responsible for doing that all those inhuman things, he was juvenile, he was not 18, 16 या 17 का था और उसकी वजह से वो बच गया था। तो उसके अंदर उन्होंने बात की है। ठीक है, जुवेनाइल यहाँ बताया गया, मैं भी बता चुकी हूँ दैट एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years इज अ जुवेनाइल। ठीक है, I hope it is clear to all of you. Now, next is the Mangur banned catfish of India. अब एक कैटफिश है जो बैन की गई है। क्यों बैन की गई है, उसका रीजन क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है? थाई मांगुर। ठीक है, फिश जो बैन हुई है, सॉरी, उसका नाम है थाई मांगुर, जिसे कैटफिश है, बैन कैटफिश ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको किसने बैन किया है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन किया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है? एनवायरमेंट एक्ट के अंदर एक ट्राइब्यूनल बनाई गई है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका मेन फोकस क्या है? टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ठीक है, ये एक सेपरेट ट्राइब्यूनल है जो कोर्ट की तरह एक्ट करती है और जो डील करती है सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसे पर्टिकुलर फिश को क्यों बैन किया? क्योंकि ये हार्म कर रही थी लोकल इकोसिस्टम और कंज्यूमर्स की हेल्थ को। ठीक है, लोकल इकोसिस्टम से वो कैसे कैसे अफेक्ट कर रही थी और कंज्यूमर्स की हेल्थ कैसे अफेक्ट हो रही थी, ठीक है, वो हम समझेंगे। नाउ दे आर सेइंग दैट, ठीक है, कि इट इज फेवर्ड बाय द कल्टीवेटर्स। ठीक है, इट इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन एनीथिंग एंड सर्वाइव इन हॉस्टाइल कंडीशंस। ये जो थाई मांगूर है, ठीक है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि क्यों वो फेवर की जाती है, क्यों कल्टीवेटर्स उसे फेवर करते हैं? क्योंकि ये किसी भी चीज पे जिंदा रह सकती है और हॉस्टाइल कंडीशंस, बुरी सी बुरी कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकती है।
ठीक है, और इसकी हाई डिमांड है क्योंकि ये चीपर है एज कंपेयर टू अदर सी फूड्स। जो थाई मांगुर कैटफिश है वो बहुत चीप है, वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, किसी भी चीज पे फीड कर सकती है। ठीक है, और इसकी रिसेंटली जो देखा गया है, इन काफी सारी थाई मांगुर फिश कैटफिश को इलीगली ब्रेड किया जा रहा है इन ओवर 125 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स। ठीक है, इन रूरल थाने और महाराष्ट्र। ठीक है, वहां पे उन्हें बैन किया जा रहा है। ठीक है, और उन्हें ब्रेड किया जा रहा है ओवर 125, उनको ज्यादा से ज्यादा वो मिले। अब इसे बैन क्यों किया गया है वो समझते हैं। ठीक है, 2000 में 2000 एनजीटी ने बैन किया था कल्टीवेशन ऑफ थाई मांगुर। ठीक है, क्योंकि ये जो फिश थी ये एज अ थ्रेट थी फॉर अदर फिशेस इन द इकोसिस्टम। भाई जब पानी में बाकी फिशेस भी होती हैं तो ये एज अ थ्रेट थी है फॉर दी 70% डिक्लाइन ऑफ नेटिव फिश स्पीसीज ऑफ इंडिया। ठीक है, उनका डिक्लाइन के लिए 70% डिक्लाइन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थाई मांगुर। ठीक है, और बहुत सारी फिशेस जो महाराष्ट्र में है इज बीइंग कल्टीवेटेड इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। ठीक है, उन्हें अनहाइजीनिक कंडीशंस में कल्टीवेट किया जा रहा है। ठीक है, विच इज हेल्थ रिस्क ऑल्सो, क्योंकि खा तो आदमी भी रहा है, वो आपको काफी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, उससे काफी अनहाइजीनिक कंडीशंस है और इट इज पोजेसिंग हेल्थ रिस्क टू द कंज्यूमर्स। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज बैंड दिस कल्टीवेशन ऑफ थाई मांगुर। ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो रही है और लोग जो इसे खा रहे हैं उसके लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, इन्हें बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में कल्टीवेट किया जाता है और इस वजह से जो हम लोग खा सिस्टम है उसके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अब इस थाई मांगूर को इलीगली कल्टीवेट क्यों किया जा रहा है? ठीक है, अगर हम देखेंगे कि थाई मांगूर हैज बीन कल्टीवेटेड इलीगली, बट व्हाई? महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने 32 टन और थाई मांगूर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है। ठीक है, 2020 में उन्होंने डिस्ट्रॉय की। ठीक है, और उत्तराखंड में they have pulled up several fish farmers for cultivating थाई मांगुर इलीगली उसे कल्टीवेट करने के लिए ज्यादा, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत कहीं पे भी रह लेगी, कहीं पे भी दे कैन कल्टीवेट इट और कुछ किसी भी चीज पे वो जिंदा रह सकती। बट क्योंकि 70% जो आपका ये एक्वेटिक एनिमल्स का पूरा इकोसिस्टम है वो इससे डिस्ट्रॉय हो रहा है, साथ में ह्यूमन बींग्स जो फिशेस खाते हैं उनके लिए भी ये थ्रेट। ठीक है, दो सो in spite of several legal measures and ban, ये जो स्पीसीज है ये कल्टीवेट हो रही है इलीगली, क्योंकि these are popular, ठीक है, फॉर इट्स सर्वाइविंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये किसी भी एरिया में कहीं पे भी हो सकती है, इसलिए इनको इतना प्रेफरेंस मिलती है कि इन्हें कल्टीवेट करो, ज्यादा से ज्यादा इनकी ब्रीडिंग कराओ ताकि ज्यादा से ज्यादा ये हो। नाउ नेक्स्ट इज एनजीटी ने अभी रिसेंटली डायरेक्ट की है टू स्टैब्लिश अ नोडल एजेंसी टू प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज। ये तो यहाँ पे थाई मांगुर का खत्म हो गया। आई होप इट इज क्लियर कि थाई मांगुर क्या है। ठीक है, वो उसका क्या मेन पर्पस है वो सब आई होप आप लोगों को सब क्लियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनजीटी की, जिसने रिसेंटली डायरेक्ट किया है स्टेट्स को टू एस्टैब्लिश क्या एक नोडल एजेंसी टू प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टेट्स को उनको सबको डायरेक्ट किया है। ये जो नोडल एजेंसी है ये अडॉप्ट कर रही है एक मैकेनिज्म जिससे वो मॉनिटर कर सके ग्रीवियंसेस को। ठीक है, और एनजीटी ने ये भी कहा है कि आप मॉनिटर कीजिए
कमिटीज को कि कहाँ पॉल्यूटेड वाटर है, क्या स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिससे वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है, वाटर बॉडीज जो हो रही है वो हार्म हो रही है, उससे गड़बड़ियां हो रही हैं, वो सब कुछ उन्होंने देखने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये सब चीजें कही गई हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear? Okay. Now next we will talk about what is the significance. ठीक है, क्या significance है? ठीक है, now this protection of, okay, सो वाटर बॉडीज का पहले भी काफी चीजें चली हैं कि पानी साफ होना चाहिए, कितनी जगह जो आपकी इंडस्ट्रीज है जो काम कर रही है वो सब कुछ करा गया है। Just give me a second, I am rejoining it. Okay, there is some issue, network issue, it is coming. Okay, sorry for the technical glitch. Okay, so we were discussing about the recently जो नई एनजीटी ने बोला है कि भाई उन्हें जरूरत है किसकी, उन्हें जरूरत है अपना नई नोडल एजेंसी बनाई गई है। ठीक है, अब ये जो नोडल एजेंसी है वो क्यों बनाई गई है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम वो समझे। ठीक है, so here they are saying that what is the significance, the protection of water bodies जो है वो highly essential है ताकि हम environment को protect कर सके, water availability बढ़ा सके, और जो इतना ground water हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, वी नो कि ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास बहुत कम है, ग्राउंड वाटर बहुत कम है, और अगर इस तरीके से हम इतना पॉल्यूशन क्रिएट करते रहेंगे तो जितना ग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल है वो भी हमारे पास नहीं रहेगा। सो दीज पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस की अगर हम बात करें तो देयर इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इंडिया का, जिसने 351 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस को और 323 रिवर्स को 2018 में आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अगर हम एनवायरमेंट एक्ट देखेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स। ठीक है, एक तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एक एयर पॉल्यूशन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एक्ट्स हैं और उनमें सब में क्या हुआ, बोर्ड बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जिसकी ड्यूटी है ये आइडेंटिफाई करना, ये देखना कि कहाँ कहाँ किस जगह पॉल्यूशन हो रहा है। ये अलग है, वाटर बॉडीज के लिए अलग है, एयर में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए सेंट्रल बोर्ड अलग है, और वो देखते हैं और ये समझते हैं। ठीक है, एक गंगा वाटर के लिए जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी फाइल हुआ था, जहां पे कहा गया था कि गंगा वाटर में कितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, वो सब आप देखिए समझिए। तो उसी के लिए एनजीटी ने जो क्या हुआ, डायरेक्टेड द स्टेट्स कि वो स्टैब्लिश करे एक नोडल एजेंसी जो देखेगी समझेगी कि कहाँ से किस चीज से इतना पॉल्यूशन हो रहा है और कैसे हम उस पॉल्यूशन को जो है वो प्रिवेंट कर सके। यहाँ पे अब एक चीज बात कर रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? ठीक है, ये वो अमाउंट है विच इज अमाउंट दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो डिजॉल्व है, ठीक है, इन वाटर, ठीक है, दिस इज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है टू रिमूव द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडीज। ठीक है, हमें पता है वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन होती है। तो अगर बहुत ज्यादा कचरा होगा वाटर में, ठीक है, वाटर बॉडी में, तो हम ये सब नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व वो कम हो जाएगी, और सब कचरा, गैसेस और सब कुछ उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ द वेस्ट जो है वो कौन करता है, वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है इन द वाटर, वो करता है। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वो बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट। ठीक है, वो जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो क्या होता है, वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है ताकि वो उस वाटर को साफ कर सके। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन द वाटर इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट, ठीक है, या फिर जिसे हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। तो ये बस एक मेथड है कि कैसे हम उसे साफ करते हैं। ठीक है, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, ठीक है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो फॉर ट्रीटेड फ्रेश वाटर, फॉर ट्रीटेड वेस्ट वाटर टू बी डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए, 30 मिलीग्राम पर लीटर, ये याद रखना है। ठीक है, 30 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? ओके, नाउ आई विल बी शेयरिंग विद यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसे हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिकॉज आई वांट टू लेट यू नो कि कहाँ गड़बड़ी करते हो पढ़ते समय। ठीक है, कैसे हमें एग्जाम में ये पूरा समझना है और उसके बाद इसे करना है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर जो पैसेज है, इट इज अबाउट CAA। ठीक है, CAA के बारे में हमने सबने सुना है, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, जो है आपका, जिसके अगेंस्ट काफी सारी प्रोटेस्ट भी हुई थी। तो ये एक आर्टिकल ही है जो हमने हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। ठीक है, अब इस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस आर्टिकल को मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले, दैट हाउ अ कंट्री डिफाइंस हु कैन बिकम इट्स सिटीजन डिफाइंस व्हाट द कंट्री इज। ठीक है, हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, हाउ अ कंट्री डिफाइंस, कंट्री कैसे डिफाइन करेगी कि कौन इसका सिटीजनशिप है, कौन इसका सिटीजन नहीं बन सकता, वो ही डिफाइन करेगा कि वो कंट्री क्या है। ठीक है, हम इंडिया में कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है, वो हमारा कैटेगराइजेशन ये डिटरमाइन करेगा कि इंडिया क्या है, कि इंडिया कैसी कंट्री है। क्योंकि जो सिटीजनशिप है इज रियली द राइट टू हैव राइट्स। ठीक है, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप एक राइट है जो हमें प्रोवाइड करता है, हमें ग्रांट करता है राइट्स। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर फॉर इंडिया की बात करें, दिस चॉइस वाज इनएक्सप्लिकेबली मेड इन 1950। ठीक है, इंडिया में 1950 में ये चॉइस समझ में आ गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था पार्ट 2, जो डील करता है आपकी सिटीजनशिप से, कि एनी पर्सन जिसका डोमिसाइल जो है, सिटीजनशिप विल बी बेस्ड ऑन द डोमिसाइल। ठीक है, जो वहां पे रह रहा है, काफी समय से रह रहा है और जिसका इंटेंशन है कि वो इंडिया में ही रहना चाहता है, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट भी रिकॉग्नाइज करता है टू मेक provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है क्या, पार्लियामेंट की पावर, क्योंकि वो ही प्रोविजन बना सकते हैं, पार्लियामेंट ही प्रोविजन बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू द acquisition and termination of citizenship।
ठीक है। नाउ पर्सुएंट टू दिस पार्लियामेंट ने अभी इनेक्ट किया, हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट। अगर हमें सिटीजनशिप एक्ट की बात करें तो इसमें बताया हुआ है कि कैसे हमें सिटीजनशिप मिल सकती है और कैसे हमारी सिटीजनशिप जा सकती है। ठीक है। सो पर्सुएंट टू दिस पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्ट लाया। ठीक है। और ये क्या कहा कि जो रिलीजन है इज नॉट अ रेलेवेंट क्राइटेरिया अंडर सिटीजनशिप लॉ। ठीक है। हमारी कंट्री में हम बोलते हैं सेक्युलर कंट्री है, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो पोजीशन है हमारी, जो हम 1955 में जिस बात को हम क्लेम कर रहे थे, वो क्या हुआ है, वो अब चेंज हो गई है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रपोज्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। जो क्या करता है, जो अमेंड करता है सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द 1955 एक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट on which and much of the debate has so far focused on, that is whether in a country such as India, जो कि सेक्युलर है, जिसे हम सेक्युलर बोल रहे हैं, ठीक है, विद अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कोई कुछ सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स उन्हें प्रेफरेंस मिल सकती है इन एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है। हम कहते हैं कि हमारा इंडिया सेक्युलर है, वो है, और उसमें हम जब सीएए में कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स को फेवर दे रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है। ठीक है। So especially when secularism has been declared to be a basic feature of the constitution, वहां पे हाँ, क्या हम ये बातें कह सकते हैं। बट इन एडिशन टू दिस बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम देखें इस सीए को, ठीक है, कि भाई सीए में क्या है, दैट प्रपोज सीए शोज दैट इट इज पेपर्ड विद अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज। ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में नहीं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज एंड कम्युनिटीज इन द सीए, ठीक है, इज कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट। ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑफ द कंट्रीज एंड कम्युनिटीज, कि यहाँ की आई हुई कंट्रीज को या यहाँ ये कम्युनिटीज को हम लेंगे और बाकियों को नहीं लेंगे, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन कर रही है कि वेदर सच थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, इस पे क्वेश्चन उठ रहा है। नाउ फर्स्ट टू दी कंट्रीज, अगर हम कंट्रीज पे देखें, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे अब ये किस बात पे आ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं सीए में क्या गिवन है। ठीक है। सो द क्लासिफिकेशन फर्स्ट टू द कंट्रीज, द बेसिस ऑफ क्लबिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टुगेदर। ठीक है। और फिर और thereby excluding other neighboring countries is unclear, कि क्यों हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ क्लब कर दिया है और बाकी सब कंट्रीज को छोड़ दिया है। ठीक है। तो अगर हम ये सब चीजें देखें तो इसमें कोई कॉमन हिस्ट्री हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि या तो ये कहें कि हम सिर्फ उन कंट्रीज को शामिल कर रहे हैं जो शेयर करते हैं कॉमन हिस्ट्री, लेकिन अफगानिस्तान पे कभी भी ब्रिटिशर्स ने राज नहीं किया था, तो दे डोंट शेयर, दीज कंट्रीज डोंट शेयर अ कॉमन हिस्ट्री। ठीक है। फिर बाकी कंट्रीज पे आते हैं हम। ठीक है। बाकी कंट्रीज में कौन है? नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ठीक है। जो एक कॉमन बॉर्डर, एक शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है। वो भी हैज बीन एक्सक्लूडेड, तो वो चीज भी हम शामिल नहीं कर सकते कि हमारी कंट्री से जो आजू बाजू जो लैंड शेयर कर रही है हमने उस बेसिस पे किया है, हम वो भी नहीं कह सकते। ठीक है। द रीजन जो कि स्टेट किया गया है, जो ऑब्जेक्ट एंड रीजन जो बताया गया है सीए बिल के अंदर, वो क्या है, दैट दीज थ्री कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड फॉर अ स्टेट रिलीजन। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, ये जो कंट्रीज हैं ये स्टेट रिलीजन बताती हैं। ठीक है। और इसीलिए ये जो बिल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है क्या, रिलीजियस माइनॉरिटीज। इस बिल का मेन फोकस क्या है, टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस माइनॉरिटीज in these particular states. So the reason does not hold water. कोई भी रीजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ना तो कॉमन लैंड या फिर जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो रीजन है, ना ही कि भाई कॉमन हिस्ट्री थी हमारी वो रीजन है। कोई रीजन प्रॉपरली हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे। ठीक है। Why then is Bhutan, which is a neighbor and constitutionally a religious state, the official religion being बुद्धिज्म एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट? वो ये लिस्ट से क्यों एक्सक्लूडेड है?
ठीक है, भूटान को हमने क्यों एक्सक्लूड कर रखा है? तो ये सब चीजें कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पे। वो यही बता रहे हैं कि सीए में इन्होंने जितने भी स्टेट्स को जोड़ रखा है वो कुछ भी क्लियर उन्होंने रीजनिंग नहीं दी है। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि इफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द नेबरहुड इज द कंसर्न, ठीक है, अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन यानी आप रिलीजन के बेसिस पे लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो रीजन है, ठीक है, इन द नेबरहुड इज अ कंसर्न, तो फिर श्रीलंका जो कि एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी है और जिसकी हिस्ट्री है जहाँ पे तमिल हिंदूज के साथ गलत हुआ था, भेदभाव हुआ था, उसे एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। और क्यों म्यांमार जो उसने मुस्लिम रोहिंग्यास के साथ इतना गलत किया था, ठीक है, जिन्हें फोर्स करना पड़ा, जिन्हें इंडिया में आके रिफ्यूजी हुआ गया था, ठीक है, तो उनको क्यों इंक्लूड किया गया है? सो द सीए selection of only these three countries is manifestly arbitrary है, कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। अगर हम किसी भी तरीके से रीजनिंग को जोड़ने की कोशिश करें तो हमें कोई रीजन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी में ऑन दी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये जो बिल है सीएए का, ये प्रोवाइड करता है क्या बेनिफिट्स टू द सफरर्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, दैट इज रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे साफ साफ बात हो रही है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की, रिलीजियस भेदभाव की। तो इसीलिए दिस इटसेल्फ इज अ सस्पेक्ट कैटेगरी, ये अपने आप में जो है एक सस्पेक्ट कैटेगरी है। And undoubtedly this word abounds in religious persecution, but it abounds equally, ठीक है। ये जो क्या है, रिलीजियस परसिक्यूशन ही मेन रीजन है और उसे वो इक्वली बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इफ नॉट मोर इन पॉलिटिकल परसिक्यूशन। तो यहाँ पे बात हो रही है रिलीजियस परसिक्यूशन मेनली है, उसके बाद पॉलिटिकल परसिक्यूशन से उसे जोड़ने की कोशिश की गई। नाउ इफ द इंटेंट, जो इंटेंशन है, अगर हमारा इंटेंशन ये है कि हम प्रोटेक्ट करें विक्टिम्स ऑफ प्रोसिक्यूशन को, ठीक है, जो विक्टिम्स रह चुके हैं इस भेदभाव के, तो कोई लॉजिक नहीं है कि वो सिर्फ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करें, टू रेस्ट्रिक्ट इट ओनली टू रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, कि हम ये भेदभाव सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर ही ले रहे हैं, ठीक है। बाकी भी तो लो, बाकी जो भी रीजनिंग है उसके लिए भी लो, जो भेदभाव और किसी वजह से हो रहा है उसे भी हमें शामिल करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। Further, the assumption is that religious persecution does not operate against co-religiousness is also false, ठीक है, कि ये जो religious persecution है ये किसके अगेंस्ट ऑपरेट नहीं होता, को रिलीजियसनेस के अगेंस्ट, कि और भी बाकी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं। इसमें इन्होंने फिर लिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे किन्हीं कंट्रीज में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ऑन द बेसिस ऑफ सेम रिलीजन के कुछ सेक्ट्स के साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे देयर इज वन तस्लीमा नसरीन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, उनका एग्जाम्पल लिया गया है। शी और सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन, उन्हें बेनिफिट नहीं मिला ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, even though she may have personally faced more religious persecution than many Bangladeshi Hindus, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। सिमिलरली उन्होंने एग्जाम्पल लिया सियास का। मुस्लिम्स में दो सेक्ट्स होते हैं, सिया एंड सुन्नी, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो सियाज हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट सेक्ट ऑफ द सेम रिलीजन, उन्होंने भी काफी प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में फेस किया, ठीक है। एंड द फैक्ट दैट एथिस्ट, जो एथिस्ट यानी जो भगवान में नहीं बिलीव करते, ठीक है, वो भी इस लिस्ट से मिसिंग है ऑफ बेनिफिशियरीज की, जिन्हें सीए में शामिल करें ना करें। Now restricting the benefits of religious minorities to 6 religious groups, ठीक है, सिर्फ 6 religious groups उन्होंने शामिल किए हैं अपने बिल में। वो कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और ये इक्वली क्वेश्चनेबल भी है कि क्यों सिर्फ इन्हें ही शामिल किया गया, सब गलत इन्हीं के पास हो गया। अगर इन्हें हम शामिल भी कर रहे हैं तो अहमदियाज इन पाकिस्तान आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज मुस्लिम देयर, ठीक है, जो अहमदियाज हैं पाकिस्तान में उन्हें मुस्लिम कैटेगरी में नहीं डाला जाता, ठीक है, एंड दे आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू अ सेपरेट रिलीजन, और उन्हें एक अलग रिलीजन से वो किया जाता है, उन्हें नहीं माना जाता कि ये मुस्लिम रिलीजन के हैं।
इनफैक्ट बिकॉज दे आर सीन एज रिलीजन, ठीक है, उन्हें एक रिलीजन की तरह देखा जा रहा है, जहां ट्राई किया जा रहा है टू चेंज द मीनिंग ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम का मतलब क्या है, ठीक है। दे आर मोर परसिक्यूटेड दैट इवन क्रिश्चियंस और हिंदू, उनके साथ क्रिश्चियंस और हिंदू से भी ज्यादा गलत बर्ताव हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सीए को देखें, ठीक है, जिसका ये है टू ग्रांट सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो अहमदियाज फिर वापस उसमें शामिल नहीं है। अगर हम फिर माने कि अच्छा हाँ सीए में किनको दिया जा रहा है, किनको बेनिफिट दिया जा रहा है, उन लोगों को जिनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है इन देयर ओरिजिनल कंट्री, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, अगर उस कंट्री में उनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, तो उस केस में भी अहमदियाज फिर हमारी लिस्ट से गायब है, ठीक है। तो ये सब सीए के उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं, क्यों वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या क्या उन्होंने शामिल किया है और क्या क्या नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो डील करता है किससे, इक्वालिटी से, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है, कि मतलब हम सबको बराबरी का हक है। अगर कभी कल को केस कोई जाएगा तो जज के पास ये पावर नहीं कि वो किन्हीं दो लोगों में भेदभाव कर सके, और सबको अपनी बात कहने का बराबर हक है। हम सबको जज के सामने अपने आप को डिफेंड करने का पूरा पूरा राइट है, ठीक है। सो वी हैव बोथ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड फ्रॉम द सीरियस इनकॉन्ग्रुइटीज ऑफ सीएए जो हमने ऊपर डिस्कस की, ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करना कि हाउ ये कोई इक्वालिटी इसमें नहीं है, देयर इज नो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, टू सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन, जो लोग एक बराबरी के हैं उनको सिमिलरली कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। सो टू सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन जो इंडिया में आ रहे हैं एज इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, बट इन फैक्ट grant citizenship to the less deserving at the cost of the more deserving, और जिनको जो डिजर्विंग नहीं है, जिनको जरूरत नहीं है, जिनके साथ उनकी ओरिजिनल कंट्री में कोई खास बुरा नहीं हुआ, वो लेस डिजर्विंग है एज कंपेयर टू द वन जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, जिन्हें रिफ्यूज लेना पड़ा, जिन्हें आना पड़ा अपना देश छोड़ के, वो उसके कंपैरिजन। तो ये था पूरा आर्टिकल जो हमने हिंदू से उठाया, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए इस तरीके के आएंगे क्वेश्चन। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफर्मेशन लीगल आर्टिकल, ठीक है, हमने ऊपर पूरा आर्टिकल पढ़ा, पूरा आर्टिकल समझा, अब हम देखेंगे कि क्या इसमें से सही है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन ए में बात कर रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक पूरा डिटेल्ड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, किसमें, अंडर चैप्टर 2 ऑफ आर्टिकल 5 to 11। चैप्टर 2 हमारा डील करता है किससे, सिटीजनशिप से, ठीक है, कंसर्निंग दिस सिटीजनशिप रिजीम टू बी अप्लाइड इन इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा फ्रेमवर्क मिला हुआ है दैट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है, जो कि अप्लाई होगा किस पे, करेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है, विच सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप रिजीम इन इंडिया जो है वो गवर्न हो रही है बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर 2 ऑफ अंडर चैप्टर 2 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये हम ऊपर देख चुके हैं कि इंडिया में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिटीजनशिप है और सिटीजनशिप एक्ट में भी पूरा सिटीजन से रिलेटेड सब दिया हुआ है। एंड डी ऑप्शन इज that Indian Constitution grants citizenship to people on the basis of religion which they follow, ठीक है। तो अब अगर हम ये चारों ऑप्शन देखें तो इसमें सबसे सही जो ऑप्शन है, जो सबसे सटीक ऑप्शन है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा जिसमें दोनों चीजें कवर्ड है, सिटीजनशिप एक्ट भी कवर्ड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर्ड है, तो ये दोनों ही चीजें इसके अंदर कवर्ड है, इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2
इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि इन दी अफॉर्सेड लीगल आर्टिकल जो हमने पढ़ा ऊपर पूरा, ऑथर इज फोकसिंग ऑन प्रूविंग दैट, ऑथर किस बात पे फोकस कर रहा है, क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसमें क्या बोल रहे हैं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, वैलिड है, ठीक है। और जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रही है अगेंस्ट द सीएए वो क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, जो सीए है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली सब सही है, और जो प्रोटेस्ट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में वो बात कर रहे हैं दैट सीए इज ओनली एन इंक्लूसिव लॉ, ठीक है, एक इंक्लूसिव लॉ है, और गवर्नमेंट हैज द मैंडेट, ठीक है, गवर्नमेंट के पास मैंडेट है, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है द क्राइटेरिया कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, कौन से इलीगल माइग्रेंट को सिटीजनशिप मिल सकती है या नहीं। C option is that CA is not constitutionally sustainable. That CA is constitutionally sustainable नहीं है. It is not in accordance with the constitution. और D option है इनमें से कोई भी सही नहीं है. So the correct answer will be here C, क्योंकि हमने ऊपर भी समझा जहाँ पे बार बार वो क्वेश्चन कर रहे थे कि CA जो है वो it is not in accordance with the constitution. वो constitution के accordance में आपका नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कैन नॉट बी मेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सीए, ठीक है। अगर हम इसके बेसिस पे ये देखें तो इन्होंने ऑप्शंस में क्या क्या बोला कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दैट इज कैन नॉट बी मेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सीए। तो पहला ऑप्शन है कि द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है आपके रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, वो क्या है, इज नॉट सस्टेनेबल इन व्यू ऑफ आर्टिकल 14। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लासिफिकेशन जो कि प्रोवाइडेड है बाय द गवर्नमेंट अंडर द सीए, ठीक है, जो सीए के अंदर प्रोवाइडेड है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं टू स्पेसिफिक कंट्रीज, ठीक है, and disregarding the other migrants similarly situated and patently arbitrary, thus in violation of the constitutional principles। इसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि जो प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देख रहे हैं तो वो सिमिलर केसेस में भी उन्होंने भेदभाव किया है, ठीक है। सी ऑप्शन इज दैट द क्लासिफिकेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया अंडर सीएस, वो क्या है, आर्बिट्ररी है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो नहीं है आपकी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानी जाएगी। और बी ऑप्शन इज दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है विच कैन नॉट बी मेड, वो आर्ग्यूमेंट जो हम नहीं दे सकते, ठीक है, आर्ग्यू टू अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सीए, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट हम नहीं दे सकते। तो क्या आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, दैट द क्लासिफिकेशन जो कि प्रोवाइडेड है एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है, क्योंकि जो लीगल आर्टिकल है वो बात नहीं कर रहा है दी अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन दिस बेसिस, वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया के उसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है, इसलिए जो आर्ग्यूमेंट हम नहीं दे सकते हैं वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपकी बात कर रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन जो है वो करेक्ट होगी, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफॉर्मेंशन्ड लीगल आर्टिकल, कौन सा प्रपोजिशन हमारा लीगल आर्टिकल को देखते हुए सही होगी। पहला ऑप्शन है कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन, ठीक है, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, जो रिलीजियस भेदभाव है वो उन पे ऑपरेट नहीं होगा जो सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में ऑपरेट, शायद भेदभाव हो अगेंस्ट द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन।
C option is कि there is no religious persecution, there is no religious biasness of Muslims in Pakistan, और कोई भी religious persecution नहीं है of Tamil in Sri Lanka. तो here the correct option will be B, कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है अमंग्स द पीपल हु बिलोंग टू द सेम रिलीजन, जिसका एग्जांपल हमने समझा था कि पाकिस्तान में जो सियाज हैं जो सेम रिलीजन के हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वैसे ही जो श्रीलंका में जो तमिलियंस है, हिंदू तमिलियंस है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के भेदभाव के एग्जाम्पल्स हमने समझे। Next is Article 14 affords protection to which one of the following. ठीक है, तो आर्टिकल 14 किन किन को प्रोवाइड कर रहा है कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए, बोथ A and B, and which cannot be decided on the basis of the article. ठीक है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा C. It is for both citizens and non-citizens. ठीक है, नेक्स्ट इज यार CAA जो है उसका एम है इज एम्ड एट एड्रेसिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसिक्यूशंस। ठीक है, किसके ऊपर उनका एम हो रहा है, दैट इज योर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर समझा कि किस बेसिस पे वो भेदभाव कर रहे हैं इन द कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि सपोज द सोल एम ऑफ द गवर्नमेंट जो है बिहाइंड एनेक्टिंग द CAA टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि CAA का सोल एम क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज। ठीक है, जो जिनके साथ भेदभाव हुआ है रिलीजियस ग्राउंड्स पे इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। अब हमें देखना है कि इनमें से किन के साथ जो है हमने ये चीज देखी। ठीक है, कि रिलीजियस प्रोटेक्शन टू रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम दीज नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो हमने लास्ट में समझा है, इट विल बी एक्सक्लूजन ऑफ परसिक्यूटेड अहमदियास। ठीक है, उनके साथ वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने समझी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें पूरा पैरा पढ़ना है, उसको समझना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीवन। ओके, तो कल भी हम इसी तरीके से चीजों को समझेंगे और करेंगे। हमें ढंग से सारे आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, एडिटोरियल्स जो आ रहे हैं, उन्हें ध्यान से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर हमें उसके बेसिस पे जो होता है पूरा उसे सॉल्व करना होता है, उसी पे बेस जो होते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।